नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। इसको आपको बताते चले कि कल अहम मीटिंग होने वाली है और जिस मीटिंग में यूटी जम्मू कश्मीर की रियासत की सियासत पर कई अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि कल सभी उन सर्वदलीय नेताओं को बुलाया गया है जिनके साथ डिस्कस किया जाएगा कि आखिर भविष्य में क्या होगा जम्मू कश्मीर यूटी की राजनीति का, और सभी लोग शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा लगता था कि कुछ लोग नाराज होंगे, अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे कि 370 में क्यों संशोधन किया गया, 35 से क्यों हटाया गया, लेकिन सब नाराज नहीं है, संतुष्ट होकर के मिलना चाहते हैं और मिलकर के अपनी नाराजगी जरूर व्यक्त करेंगे। यानी कि नाराजगी बाइकॉट करके या बहिष्कार करके नहीं करेंगे, मिलकर के बात करके उनसे जो मुतालबात हैं वो अपने मुतालबात प्राइम मिनिस्टर के समक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रख करके अपना जो नजरिया है वो स्पष्ट करेंगे। आपको बताते चले, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास में जम्मू संभाग के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने लंबी चौड़ी मीटिंग की और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूरा भरोसा दिलवाया कि वो जम्मू कश्मीर यूटी को जो भी राइट्स हैं वो दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष बातचीत करेंगे। आइए देवेंद्र राणा ने मीटिंग के बाद क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। वो किसी एक पार्टी का मोहताज नहीं, किसी एक इलाके का मोहताज नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर लद्दाख की बेहतरीन अक्कासी करेंगे, लोगों की भावनाओं की अक्कासी करेंगे। और उन्होंने हमेशा की तरह हमेशा जब बात की, उन्होंने जम्मू की भी की, कश्मीर की भी की, लद्दाख की भी की। उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की, उन्होंने हिंदू की बात की, मुसलमान की बात की, सिख की बात की, ईसाई की बात की, बौद्ध की बात की। और फारूक अब्दुल्ला वही तरीके के साथ अपने जम्मू कश्मीर की बात रखेंगे। ना जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं के साथ कोई ठेस पहुंचेगी, ना कश्मीर के। और जो भी बात होगी हमारी तरफ से वो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की होगी। और हम ये समझते हैं कि डायलॉग का सिलसिला जो है वो एक बेहतरी की तरफ जाएगा और हम उम्मीद पे कायम हैं। ऐसे नाउम्मीदी करने की कोई ज़रूरत नहीं। उधर आज भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं जो अमरनाथ यात्रा रद्द की गई है वो गलत है। उन्होंने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा अगर हो सकती है तो श्री अमरनाथ की यात्रा को यह क्यों रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और दूसरी ओर ये रविंद्र रैना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरी ओर रमन भला ने हवन करके ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और फुल फ्लेज राज्यपाल में सेट किया जाए ताकि उनके कुछ ना कुछ टाइम उनको राहत कहीं ना कहीं मिल पाए। जो यहाँ पे कमिटमेंट की थी, ये सिर्फ जुमलों की बरसात का महामारी में कम से कम जो कोरोना के माध्यम से लोग मारे गए हैं उनको प्राप्त जो मिसमैनेजमेंट के कारण यहाँ पे हुए और किसी के परिवार में कोई सोर्स ऑफ पिछले दिनों फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को वापस लाया गया और ये कहा गया कि चूँकि अमरनाथ यात्रा आ रही है इसलिए ये फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस लाएगी। लोगों में पैनिक कई किस्म के सोशे और र्यूमर से क्रिएट किया जाता है, लेकिन अब यात्रा को भी रद्द कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन करते, लिमिटेड यात्रा करते, लिमिटेड ड्यूरेशन की करते, कम संख्या में लोग करते। वैष्णो देवी यात्रा चल रही है, हाल ही में कुंभ भी हुआ, क्या उसके नतायज और भी निकले, और भी जो है हालात सामान्य हैं। अगर कोविड की सिचुएशन बिगड़ जाती तो उस यात्रा को जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को आपने रद्द किया तो उसको ख़त्म किया जा सकता था, जब उसको समाप्त किया जा सकता था, छड़ी जा सकती थी, अनलिमिटेड तरीके से जा सकती थी। लेकिन अब जब कोविड की हालत काफ़ी हद तक बेहतर है, कोविड 3 की वेव आएगी, एंटिसिपेटेड है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन केस है जम्मू कश्मीर में और ये बहुत ही हम समझते हैं कि जायज़ फैसला नहीं है, जायज़ निर्णय नहीं है। ये क्या वजह है सरकार इसमें बताए। सर्वदलीय सारी पार्टियों को बुला के एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और हमारी यही मांग होगी। हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो रियासत फर्स्ट वाइड रियासत के हालात यहाँ पे थे, परमात्मा से भी यही गुजारिश की है यहाँ पे हवनकुंड में अपनी नीतियाँ डाल के
कि परमात्मा पार कृपा बना के यहाँ पे रखे और हम लोगों को इस रियासत का दर्जा वापस मिले और फुल फ्लैज रियासत मिले और गवर्नर की देखरेख में यहाँ में मिले, ताकि अगला सिलसिला नॉर्मलसी का शुरू हो पाए और हमारे लोगों को जो नुकसान या ठेस यहाँ पे पहुँची है उसका एक ही समाधान है कि फुल फ्लैज रियासत का मिलना और कल के मीटिंग अच्छे ढंग से इस फैसले पे मोहर लगा पाए। इसलिए इस हवनपुर में आगे होती डाल के हमारी यही प्रार्थना ऊपर वाले से कि दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सैयद अल्ताफ बुखारी, जो अपनी पार्टी के चीफ हैं। बुखारी साहब, आपका स्वागत। और पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि कल की मीटिंग से, जो सर्वदलीय मीटिंग है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें क्या हैं आपको? देखिए साहब, मैं बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं करना आना चाहता हूँ लोगों की। ऑलरेडी काफी सारी स्पेकुलेशन हो चुकी है। मुझे लगता है कल की मीटिंग एक कंक्रीट रोड मैप होगा कि डेमोक्रेटिक जो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को कैसे वापस रिस्टोर किया जाए। ये शुरुआत है उसी की जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने 14 मार्च 2020 को जब हमें बुलाया था, तब से आज ये फिर अब सब रियासत के लीडरों को बुलाया गया है, प्राइमरी रियासत के लीडरों को। मुझे उम्मीद है कि एक रोड मैप बन जाएगा कि कैसे ग्रास रूट्स पे डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए और कैसे लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका दिया जाए। बुखारी साहब, कहीं आपको लगता है कि ये कन्फाइंड है, कुछ और लोगों को भी बुलाया जाता तो बेहतर होता? हाँ, मैं देखिए, ये क्या पता है कि अभी और भी कुछ लोगों को बुलाया जा सके। इट इज नेवर के अपने लोग हैं, सभी अपने लोग हैं, अपना मुल्क है, तो यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी को भी बुला सकते हैं जिनको बाहर रखा गया है। हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई किसी को लगता है कि कोई नहीं बुलाया गया है, तो जब बात होती है तो बात तो सबकी की जाती है ना। जी, दोनों खितों के लोग हैं, उम्मीदें और उमंगें एक जैसी हैं और अल्लाह के फजल से प्राइम मिनिस्टर का दिल भी वसी है। हमने देखा है, हम एक ही जमात भी जब मिले भी 14 मार्च को, और उस वक्त हमारी मेन जो ये थी कि साहब हमारी बच्चों की नौकरियां चली जाएंगी क्योंकि 370 और 35 से हट गया है, हमारी जमीनें बिक जाए, लोग आके बाहर से खुद पे कब्जा करेंगे या स्टेट होगा। तो 3 में से 2 मसले तो प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने हल किए ना एक ही जमात के कहने पे भी। उनको लगा कि ये लोगों की शकूक है, उनको दूर करने के लिए। जैसे इसी तरह लोगों में शकूक थे उस वक्त की शायद डेमोक्रेटिक चेंजेस हो गई। जब हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से वो बात की तो उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, इस मुल्क में ऐसा कभी सोचा ही नहीं जा सकता है कि डेमोक्रेटिक चेंजेस की जाएंगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई अगर पर्टिकुलरली कहे कि साहब ABC को नहीं बुलाया तो उनकी उमंगों को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर हैज एन ओवर व्यू ऑफ एंटायर थिंग कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, उन्हें तो ग्रास रूट पे भी पता है। लेकिन हमारा मानना है जिले से कि न्यामुल बदल ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट बी एन ऑल्टरनेटिव टू ग्रास रूट डेमोक्रेसी। लोग अपने नुमाइंदे चुने और जो एक खिलाए एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान है उसको दूर करने में खाली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही काम आते हैं लोगों के अपने। बुखारी साहब, बड़े अच्छे वातावरण में मीटिंग होने जा रही है, सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त ये बात कहना कि पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए कितना उचित है? विनोद जी, मैं एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस इमोशनल सियासत में 72 साल में खाली कब्रिस्तान भरे हैं। बिल्कुल, हमारा जो कुछ मिलना है दिल्ली से मिलना है, ना हमें इस्लामाबाद से कुछ मिलेगा, ना वाशिंगटन से कुछ मिलेगा, ना लंदन से कुछ मिलेगा। एग्जैक्टली। अगर कुछ मिलना है, जो भी हमारी जो भी मुश्किलात है उनका हल सिर्फ दिल्ली में और दिल्ली में ही है। जी। और ये इमोशनल सियासत कब तक चलेगी? जी, क्या आपको लगता है कि जी अपने आपको रेलिवेंट बनाने के लिए अगर हम लाशों पे महल बनाना चाहें तो मुझे नहीं लगता है, कम से कम अपनी पार्टी तो उस पर भरोसा नहीं रखती। हमारा पुख्ता यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डिग्निटी वापस रिस्टोर होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की आइडेंटिटी वापस रिस्टोर होनी चाहिए। और ये बात सही है, 5 अगस्त 2019 को जिस तरह स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ, शायद तरीका सही नहीं था। लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं अभी भी उसका दुख है। जी। मसला सुप्रीम कोर्ट के पास
पास है, वजीर आजम पार्लियामेंट में कर सकते हैं। और क्योंकि वजीर आजम है इस मुल्क के, अपने घर में कोई भी बात की जा सकती है जिसको मर्जी है, लेकिन इमोशनली लोगों को हम ब्लैकमेल करें और किसी कोई ये समझे कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में हमारा हल किसी मसले का है या वाशिंगटन में, या कम अज कम अपनी पार्टी का बिलीफ है कि मसलों का हल यही है और हमारा वैसे भी क्या इसमें रोल हो सकता है। दिस इज फॉरेन मिनिस्ट्री करेगी, क्या करना है, कब करना है, क्या करना है, ये तो मुझे नहीं लगता है कि इससे हमारा कोई वास्ता है। क्यों हमारा वास्ता डायरेक्टली हमारे लोगों को जो मुश्किलात है उनसे। जी अल्ताफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, 24 तारीख को जम्मू कश्मीर की यूटी की सियासत का भविष्य तय होगा। वहीं आपको बताते चले कि 24 तारीख को ही इमरजेंसी लगी थी। बात 1975 की है, 1975 की आपातकालीन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। जम्मू में भी जो लोग संघ से ताल्लुक़ रखते थे, जो लोग यूँ कहें कि लेफ्टिस्ट थे, उनको भी हिरासत में लिया गया था। 19 महीने तक लोगों को हिरासत में रखा गया था। और इतना ही नहीं, इंटेरोगेशन सेंटर में भी रखा गया था। बहुत सारे लोग थे, लेकिन हमने 2 लोगों से बातचीत की। हमने अशोक खजूरिया से बातचीत की जो बीजेपी के नेता हैं, और दूसरा चंद्रमोहन शर्मा, उनसे बातचीत की, वो भी भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों ने कई महीनों तक जेल काटी, नज़रबंद रहे और इंटेरोगेशन सेंटर में भी बंद रहे। दर्शकों, अगर सोचा जाए तो पूरी इंडिया के लोकतंत्र में अगर सबसे काला दिन माना जाता है तो वो 24 जून 1975 की बात है, जब आपातकालीन यानी इमरजेंसी इंपोज कर दी गई थी। उसका असर जम्मू कश्मीर में पड़ा था। जम्मू कश्मीर के बड़े सीनियर नेताओं को जेल में रखा गया था, जिसमें अशोक खजूरिया जी, जो फॉर्मर एमएलसी, फॉर्मर एमएलए, बड़े कद्दावर नेता हैं, वो भी इस इमरजेंसी का शिकार बने। उनको भी जेल में रखा गया, नज़रबंद रखा गया। और अशोक खजूरिया जी इस वक्त हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ चुके हैं। खजूरिया साहब, आप इस दिन को कैसे देखते हैं जिस दिन इमरजेंसी लगी थी? ये तो आपने खुद ही कहा कि सबसे काला दिन है। काला दिन जी होने के साथ साथ ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हिटलरवादी मानसिकता को आगे लाया गया और लोगों को बिना केस के जेलों के अंदर भरा गया। मैं ये समझता हूँ कि ये दिन जो है, इस दिन को ये कहा जाए कि ये काला दिन तो है, काला दिन जो होते हुए भी एक ऐसा दिन है ये जिसको कि कोई भी आम व्यक्ति हिंदुस्तान का वो भूल नहीं सकता है। हिंसा एक ऐसा अपशब्द है जिसमें ना नो अपील, नो दलील, नो वकील इस संज्ञा को अपनाया गया और हमको 19 महीने इस काल कोठरी में रखा गया। 19 महीने जेल और 31 दिन इंटेरोगेशन सेंटर। 31 दिन हमारी इंटेरोगेशन की गई। तो मैं खजूरिया साहब, मैं आपको रोकूंगा। ये कश्मीरी नेता ये कहते हैं कि अगर सबसे काला दिन है तो वो 5 अगस्त 2019, जब लोगों को बंद किया गया और 370 और 35A को हटाया गया। सच्चाई क्या है? कौन सा काला दिन माना जाए, 24 जून या कि 5 अगस्त 2019? ये तो कश्मीरियों के साथ तो हमको मिलाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता। खजूरिया साहब, आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें कि किस तरीके से इंटेरोगेशन सेंटर में लिया जाता था और किस तरीके से यातनाएं आपको दी जाती थी। यानी आपका कसूर क्या था उस वक्त जो इमरजेंसी के दौरान हिरासत में लिया गया? एक ही था कि हम राष्ट्रवादी लोग थे और जी
इंटेरोगेशन सेंटर वो जगह है जहाँ पर कि जी एंटी नेशनल लोगों को, पाकिस्तानियों को रखा जाता है, और एक छोटा सा सेल होता जी। था। उस छोटे से सेल में हमको रखा जाता था। जी सिर्फ सुबह और शाम 15 मिनट के लिए हमें छोड़ा जी, जाता था, बाहर ये निकाला करने जाता के था। लिए कि आपने कोई नहाना है नहा लो, या आपने कोई लैट्रिन जाना है, पेशाब करना है, वो कर लो। ये खजूरिया साहब, हमें खजूरिया ये साहब क्या- पूछना क्या चाहते थे आपसे? मतलब जब वो इंटेरोगेट करते थे, क्या कोशिश करते थे, क्या हम- मनवाना चाहते थे आपसे? ये क्या करते, हम पर ये आरोप था कि ये जो पत्रिका निकलती है, जी जिसको जी कि आप चला रहे हो, और जिसका हेडक्वार्टर जी कोई पलोड़ा के आगे पीछे है, और इस पत्रिका के जरिए आप सरकार के खिलाफ लिखते हो, और उसी सरकार के खिलाफ ये जो उन दिनों तो ये इतना बड़ा तो हमला था नहीं, तो एक जी हाथ से लिखा जाता था, और फिर हाथ से लिखने के बाद जी काली स्याही से उसको साइक्लोस्टाइल किया जाता था, और वो अखबार बाहर जी। जब आता था तो फिर पता चलता था कि ये लोग, इन्होंने ये काम किया है। खजूरिया साहब, ये पत्रिका कौन सी थी और क्या वाकई में आपका भी कोई रोल था? क्योंकि अखबारें बिल्कुल। ही एक आंदोलन हाँ, को चलाती बिल्कुल हैं, बिल्कुल। जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन। इमरजेंसी के खिलाफ जो हमारा आंदोलन था, इस पत्रिका को हम जी जन कल्याण पत्रिका कहते थे, और वो पत्रिका जो है वो घर जी। घर जाती थी, और वो जब लोग पढ़ते थे तो उनको सच्चाई पता चलती थी। यहाँ पर तो ये कर दिया इन्होंने कि जी। कोई पत्रिका गवर्नमेंट के खिलाफ लिखेगी भी नहीं। आपको पता है, इंडियन एक्सप्रेस एक पेपर होता था, जी तो वो निकलता था, जी लेकिन पूरा पेज खाली छोड़ा हुआ था जी और काला हाशिया डाला हुआ होता था। जी और ये ये इसका मतलब ये था कि ये हमको प्रेस वालों को ना लिखने की इजाज़त है, ना कुछ कहने की इजाज़त है। खजूरिया साहब, आप कितनी देर जेल में रहे, और क्या इस दौरान कोई ऐसा प्रावधान होता था कि आपके परिवार के सदस्य आपसे मिल सकते 19 थे? महीने जेल रहे, और 19 जी। महीने सेंट्रल जेल जम्मू, एक स्पेशल जेल जम्मू होती थी, जी जहाँ आजकल CID का हेडक्वार्टर है जम्मू में, और जहाँ पर कि आजकल जी 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 दरवाज़ा का वो स्टोर बनाया हुआ है, तो वहाँ हमको रखा जी, जी। गया था। और रखने के उपरांत जी हमारे घर वालों को ये कहा जाता था कि आप 1 महीने में एक बार आ सकते हो मिलने के लिए। राष्ट्रविरोधी सोच है, और उन लोगों की सोच है जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो आज़ादी की बात करते हैं, जो पत्थरबाजों को जी छोड़ने की बात करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आज वही लोग दिल्ली गए हुए हैं, मोदी जी के दरबार में, हिंदुस्तान जी। के 1 अरब और 25 जी। करोड़ लोगों के दरबार में जाकर खड़े हुए हैं, और दर दर भटक जी भिक्षा मांग रहे हैं कि हमको हमारा 370 दे दीजिए, 35A को जी ख़त्म करिए। मैं ये समझता हूँ कि ये ना होने वाला है, ना होगा।
और किसी भी सूरत में ये राष्ट्रवादी सरकार और आदरणीय मोदी जी की सरकार जी इसको आगे नहीं बढ़ने देगी। और हमारा ये मानना है कि जिस ढंग से आज कांग्रेस के लोग, देखो सब इकट्ठे मिल गए हैं, कांग्रेस जी उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, और भारतवर्ष में तो कहीं क्या, जो सबसे बड़ी नाजीवादी औरत है जो कि चीफ मिनिस्टर है जी वेस्ट बंगाल की, वो नाजीवादी जी। औरत वो भी ये बातें कर रही है। मैं समझता हूँ कि जी महबूबा खजूरिया साहब, मुफ्ती जैसी औरत, जिसको कि मैं उस वक्त फितरेबाज जी। कहा करता था, उस औरत ने जी 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 जितना जहर हमारे कश्मीरी भाइयों के दिमाग में फैलाने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि वो तो जेल जी। में रहने के काबिल है। देख, खजूरिया साहब, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम आपातकालीन इमरजेंसी पर बात कर रहे थे। पहले बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक खजूरिया से हमने बात की, और अब हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं भाजपा के सीनियर लीडर चंद्रमोहन शर्मा जी। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपने कितने महीने इमरजेंसी पे, आप कितने महीने जेल में रहे? और दूसरी बड़ी बात यह कि कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि इमरजेंसी लगाने का प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमतें हैं अनकंट्रोल हो चुकी थी, इसलिए उनको नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया। आपका प्रश्न का मैं पहले उत्तर दे दूं। मैं 25 दिन इंटरनेशनल सेंटर में रखा गया और उसके जी। बाद मैं 12 महीने लगातार जेल में रहा, स्पेशल जेल जम्मू जी। में। ये जो कहना जी। है कि महंगाई के कारण एमरजेंसी लगाई गई, ये सरासर झूठ है। देश जी। में करप्शन हो गई थी और पिछले कई महीनों से उस साल नवनिर्माण समिति गुजरात में आंदोलन कर रही थी करप्शन के खिलाफ, और बिहार में जी। छात्र युवा संघर्ष समिति जो थी करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे, बेईमानी के खिलाफ जी। लड़ रहे थे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे थे। उसके बाद उन्हीं दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जो वहाँ इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी राजनारायण साहब ने, स्वर्गीय राजनारायण जी ने, उसमें फैसला हो गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी को डीसीटेड कर दिया गया कि उन्होंने अनफेयर मीन्स करके इलेक्शन जीता है। उसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा। उस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे एस.एस. रे। तो एस.एस. रे साहब ने श्रीमती इंदिरा गांधी को यही सलाह दी कि इस वक्त एमरजेंसी लगा के सबकी आवाज़ बंद कर दो, सबको दबा दो, वही एक रास्ता है, अन्यथा ये जो आंदोलन चल रहे हैं ये देशव्यापी हो जाएंगे और फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। चंद्रमोहन जी, उस वक्त क्या आयु थी आपकी और क्या अनुभव रहे आपके उस इमरजेंसी के दौरान? आपको क्या लगता था कि आपको सरकार एंटी नेशनल के तौर पर आइडेंटिफाई कर रही है? जो हम पे दफाएँ लगाई गई, सेक्शन लगाई गई, वो थी मीसा। जी मीसा में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी हम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। दूसरे DIR की सेक्शन लगाई गई थी, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। ये दोनों लॉ जो हैं ये खुल के बोलते हैं कि हम लोग एंटी नेशनल रहे हैं, इसलिए हम पे ये लगाए गए थे। जमायत इस्लामी के जो लोग पकड़े गए थे उन पर भी यही धाराएं लगाई थी, यानी हमको उनके बराबर कर दिया गया। जो एंटी नेशनल लोग कुछ पकड़े गए थे उन पर भी यही धाराएं लगाई गई थी, यानी हमको उन समकक्ष उनके रखा गया जेल के अंदर। मैं उसको 19 वर्ष का था और जेल में जो इंटरनेशनल सेंटर में जो पुलिस का स्टाफ था, पढ़े लिखे लोग भी थे, वो हमें बार बार यही समझाते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी रशियन पैटर्न पे चल रही हैं। जैसे रशिया में उन्होंने अपोजिशन के लोगों को जेलों के अंदर ही मार दिया था, ऐसे ये कर देंगे, अपोजिशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे और एक छत्र राज कांग्रेस का ही चलेगा, श्रीमती इंदिरा गांधी का। तो वो बड़ा कोशिश करते हैं परेशान करने की हम सबको, लेकिन हमें हमारे सामने बड़े प्रेरणा स्रोत ऐसे थे जो हमारी हिम्मत बढ़ा के रखते थे। जब मैं इंटरनेशनल सेंटर में था तो रात को मुझे वहाँ छोड़ने के पकड़ने का पुलिस स्टेशन वाले, दिन भर मुझे खाना नहीं मिला क्योंकि वो ले जाना है, आपको ले जाना है। तो जब लिया उन्हें रात को, तो मैं भूखा रहा पूरा दिन। जब इंटरनेशनल सेंटर पहुंचा तो वो
स्टाफ वाले पकड़ने का पुलिस स्टेशन वालों से झगड़ा करने लगे कि आप रात को क्यों लाया, हमारे खाते में इनके लिए भोजन नहीं है। तो एक तो भूखा रखड़ा बिल्कुल पकड़ने के थाने वाले कह के गए कि हम रोटी ले आएंगे। और जो जिस सेल में रखा गया इतनी बदबू थी, इतने वहाँ कंबल पड़े हुए थे और वहाँ अंधेरा बिल्कुल था, मतलब दिखाई नहीं देता था। वहाँ बैठने के अंदर रूम में जाने के बाद, शहर में जाने का 15-20 मिनट के बाद मुझे सूझने लगा कि दीवार किधर है। इतना अंधेरा और इतनी बदबू और इतना मच्छर। अब ये बरसात का मौसम था, तो जो वहाँ हुआ मुझे यही लगता था कि जो टार्चर हम पर होने वाला है, मच्छर को काटना, बदबू सहन करना, ये उसी का हिस्सा है। उसीलिए हमने मान लिया। मुझे ध्यान में आया कि पंडित निहाल डोगरा को 53 में सेंट्रल जेल में रखा गया था। वो 5 फुट बाई 6 फुट का सेल था। अगर इतने बड़े आदमी वहाँ रह सकते हैं, या जिस सेल में मैं था वहाँ राम प्यारा शराब भी रहे हुए थे, जैसा मैं बताया गया। फिर मैंने सोचा कि बड़े बड़े आदमी फेस कर रहे हैं तो मैं भी फेस करूँगा। तो जो भी होगा, मतलब एक हम नारा भी गाते थे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। मैं वही नारा एक बार अपने मन में लगाते हुए, जो भी होगा देखा जाएगा, बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमारी लड़ाई लोकतंत्र की बहाली के लिए है और डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। तो वही मेरी प्रेरणा मिलती रही। चंद्रमोहन जी, आप हमें ये बताइए कि इंटरोगेशन के दौरान आपसे क्या सवाल पूछे जाते थे? क्या आप जेल के अंदर से भी उस आंदोलन को कंटिन्यू रखे हुए थे? आप पर क्या दबाव बनाया जाता था? क्या कबूल करें आप? इंटरव्यू सेंटर के अंदर पूछा जाता था कि आपको कौन से देश से पैसा आता है। मैं बीच में बात बता दूं, मैं जब एमरसी लगी तो मैं उधमपुर चला गया था वहाँ के कॉलेज में स्ट्राइक करवाने के लिए। जब वापस आए मेरे साथ 2 रुपये थे, मैं दुमेल से लेकर जम्मू तक पैदल आया था। अब ये पूछते थे हम कि आपके पास पैसा कहाँ से आता है, तो मुझे हंसी भी आती थी कि पैसा कहाँ है हमारे पास। हम तो खाली जेब में आंदोलन के लिए निकले हुए हैं। कभी भूखे रहते थे, कभी कहीं से किसी के घर से खाना मिल जाता था। तो उस हालात में ये प्रश्न करते, आपको पैसा कहाँ से आता है, आपके नेता कौन कौन मिलते हैं, आप क्यों ये काम कर रहे हैं। उनको हमारी भावना की समझ नहीं आती थी कि हम अपने आप से प्रेरित हुए हैं और हमारी जो विचारधारा है उससे कमिटेड होकर हम ये आंदोलन कर रहे हैं। ये बात समझाना बड़ा मुश्किल था उनको। उस वक्त जिन लोगों को उठाया जा रहा था, जिनको जेल में रखा जा रहा था, जिनको इंटरोगेशन सेंटर में रखा जा रहा था, वो सिर्फ संघ की विचार वाले लोग ही कि जी नहीं, ऐसा नहीं था। लो पेड एम्प्लॉइज के बहुत से जो अपने आपको वाम मार्गी कहते थे, वामपंथी कहते थे, वो भी हमारे साथ जेल में थे। 7 लोग जो इंक्लूडिंग अलीशा गिलानी, ये हमारे साथ स्पेशल जेल में थे। 7 लोग ये थे। और कुछ लोग जिनको वो ये वाम मार्गी कहते थे, 5-4 लोग का नाम भी मैं ले सकता हूँ, हमारे मित्र ही थे, वो भी हमारे साथ जेल में थे, इंटरव्यू सेंटर में भी थे। तो जम्मू में क्योंकि संघ के लोग ज़्यादा थे, जनसंघ के लोग ज़्यादा थे, इसलिए ज़्यादा संख्या हमारी थी। लेकिन बाकी पार्टी के लोगों को भी रखा गया, खास करके लो पेड एम्प्लॉइज के लोगों को काफ़ी मात्रा में जेल के अंदर रखा गया। चंद्रमोहन जी, आज कश्मीरी लीडर ये कहता है कि 5 अगस्त 2019 देश के लोकतंत्र का सबसे काला दिन था, जिस दिन बिना किसी को बताए कॉन्फिडेंस में लिए, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए 370 में संशोधन कर दिया, 35 से रिपील कर दिया। आप भुक्तभोगी हैं इमरजेंसी का। वो काला दिन था या ये काला दिन है? वो काला दिन था। मुझे जब इंटरव्यू सेंटर लेके जाते कच्ची सोली में, तो कोई मेरे साथ बात नहीं कर रहा था। पहचान के लोग, मित्र लोग भी कई मिले, किसी ने बात नहीं की, डर रहे थे कि आज हालात ये हैं, नो अपील, नो वकील, नो दलील। जो जेल में चला जाएगा कोई पूछने वाला नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनको सुपरसीड कर दिया गया, आर्मी जनरल को सुपरसीड करके अपनी मर्जी के लोग ले आए। तो वो बहुत खतरनाक एरिया, खतरनाक माहौल था, गला घोट दिया गया था पूरे देश का। और उसके बाद जब हालात ठीक हुए तो अलग बात है, आज परिस्थिति अलग है, उसमें बोलने नहीं दिया जाता था। आज इतनी छूट मिल गई लोगों को कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं। चंद्रमोहन जी, आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि हर दौर में एक इंसान को एक्सपीरियंस होता है, नया अनुभव होता है। आपको इमरजेंसी के दौरान, आपातकालीन पीरियड के दौरान क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव ये रहा कि एक तो मेरी सोच ये थी कि इस देश में डायलॉग जो है विभिन्न विचारधाराओं का, विभिन्न धर्मों का शुरू से चलता है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। और इसी डायलॉग का ही दूसरा अर्थ होता है डेमोक्रेसी, एक दूसरी राय जान के आगे चलना। तो हमारे ब्लड में है, हमारे कल्चर में है, हमारी संस्कृति में है। और उस वक्त जो डेमोक्रेसी ख़त्म करने की कोशिश की, उसको हम सहन नहीं कर सकते, आज भी नहीं सहन कर सकते। हालांकि कई बार मुझे लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के दौर में लोग डेमोक्रेसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर भी क्योंकि इसको बड़ा लड़ के हमने लिया है डेमोक्रेसी को, इसको हर हाल में बरकरार रखना है। और मतलब ये मेरा अनुभव रहा कि डेमोक्रेसी होनी बहुत ज़रूरी है। आज बाप की बात बेटा नहीं मानता, इतनी आज़ादी हमारे देश के अंदर है। तो इस आज़ादी ये भारत के कल्चर का हिस्सा है। हमें खुली
खुले विचार के लोग हैं, आपस में तालमेल करते हैं, बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो ये हमारा कल्चर है, इसको बचा के रखना चाहिए। और ये जो झूठ पर आधारित चीज़ें हैं, जैसे डिक्टेटरशिप करना, लोगों के अधिकार छीन लेना, ये ज़्यादा देर चल नहीं सकते। आखिर 18 महीने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के मुंह में ही आ गया कि भाई चुनाव कराओ। शायद उनको रिपोर्टिंग ये थी कि चुनाव में फिर जीत जाऊंगी, लेकिन भगवान की करनी ऐसी थी कि वो हार गई, उनका बेटा भी हार गया, उनकी पूरी पार्टी हार गई। तो ये जो है ये सोच जो है डायलॉग को तोड़ के वन साइडेड बात करने की, ये चल नहीं सकती है, ये हमेशा के लिए फेल हो जाएगी। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी विनोद जी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए